हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद ज्योति। तो आज मैं आपको सीरिया में फ्रांसीसी संरक्षण किस तरह हुआ और उसके क्या परिणाम हुए, किस तरह से विद्रोह हुए और आखिरकार किस तरह सीरिया को फ्रांसीसी संरक्षण से स्वतंत्रता मिली, तो आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के काल से ही फ्रांस सीरिया तथा लेबनान के क्षेत्रों पर आंख लगाए हुए था। तो प्रथम विश्व युद्ध जब समाप्त होता है तो शुरू होता है और जब समाप्त होता है उसके काल में ही क्या होता है कि फ्रांस जो होता है वो सीरिया तथा लेबनान के क्षेत्रों पर अपनी आंख लगाए बैठे होता है। और 1916 के साइक्स-पिकोट समझौते के अनुसार ये तय हुआ होता है कि सीरिया और लेबनान के क्षेत्र में फ्रांसीसी प्रभुत्व की स्थापना की जाएगी। तो 1916 में क्या होता है कि साइक्स-पिकोट की एक समझौता होता है और उसके अनुसार ये तय हो जाता है कि सीरिया और लेबनान के क्षेत्र में फ्रांसीसी प्रभुत्व की स्थापना की जाएगी। और 1918 ईस्वी में जब युद्ध की समाप्ति होती है उसके बाद क्या होता है कि उस समय सीरिया और लेबनान पर मित्र राष्ट्रों की सेना का अधिकार हो जाता है। तो इस तरह जब युद्ध की समाप्ति होती है तो उस समय सीरिया और लेबनान पर मित्र राष्ट्र जो होते हैं उनकी सेना का अधिकार हो जाता है और ब्रिटेन इन क्षेत्रों पर भी अपना प्रभुत्व कायम करना चाहता था, लेकिन वो ऐसा बिल्कुल नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि साइक्स-पिकोट नाम के जो समझौता हुआ था 1916 ईस्वी में, उसके अनुसार फ्रांसीसी संरक्षण को वहाँ पर रखने का समझौता किया गया था और इसलिए जो ब्रिटेन था वो सीरिया में अपना संरक्षण नहीं रख सकता था और ना ही अपना प्रभाव रख सकता था। फिर ब्रिटेन ने कूटनीतिक चाल खेली। तो इस तरह जो ब्रिटेन था उसने कूटनीतिक चाल खेली और उसने अपने विश्वस्त मित्र अमीर फैज़ल को सीरिया पर कब्ज़ा करने के लिए प्रोत्साहित किया। तो इस तरह जो ब्रिटेन होता है उसने अपने विश्वस्त मित्र जो होता है, उसका जो मित्र होता है अमीर फैज़ल, उसको सीरिया पर कब्ज़ा करने के लिए प्रोत्साहित करता है। और 3 अक्टूबर 1918 को फैज़ल अपनी सेना के साथ दमिश्क पहुंचता है और ब्रिटिश अधिकारियों की सहायता से सीरिया में स्वतंत्र सरकार की घोषणा कर देता है। तो इस तरह ब्रिटेन के कहने पर फैज़ल जो होता है वो अपनी सेना के साथ दमिश्क पहुंचता है और वहां पर ब्रिटिश अधिकारियों की सहायता के साथ सीरिया में एक स्वतंत्र सरकार की घोषणा करता है। तो इस तरह से सीरिया के समुद्री तटों पर क्या होता है कि फ्रांसीसी सैनिकों का अधिकार कर लिया जाता है, किसके द्वारा? फैज़ल द्वारा। और अंदर के हिस्से पे क्या होता है कि फैज़ल का शासन स्थापित हो जाता है। तो यहाँ पर जो फ्रांसीसी सैनिक थे उनका अधिकार समुद्री तटों के पास होता है और जो अंदर के हिस्से पे जो किसका शासन होता है? फैज़ल का। और फैज़ल को किसके द्वारा भेजा गया था? ब्रिटेन के द्वारा। पेरिस के शांति सम्मेलन में फ्रांसीसी प्रतिनिधि दल ने सीरिया और लेबनान पर अपना दावा प्रस्तुत किया। तो जब पेरिस के शांति सम्मेलन में फ्रांसीसी प्रतिनिधि जो दल होते हैं वो सीरिया और लेबनान पर अपना दावा प्रस्तुत करते हैं और अन्य दिशाओं से इसका विरोध किया जाता है, क्योंकि जो फ्रांस के लोग थे वो सीरिया और लेबनान पर अपना कब्ज़ा करना चाहते थे और बाकी लोग इसका विरोध करने लग जाते हैं। और 1919 के अंत में सीरिया से ब्रिटिश सेना के हट जाने के बाद जब 1919 ईस्वी में सीरिया से ब्रिटिश सेना हट जाती है तो उसके बाद मार्च 1920 ईस्वी में दमिश्क के एक सम्मेलन में क्या होता है कि सीरिया पर फ्रांसीसी अधिपत्य का घोर विरोध किया जाता है। तो इस तरह जब ब्रिटिश सेना वहाँ से हट जाती है तो 1920 में दमिश्क के एक सम्मेलन में जो सीरिया होती है, सीरिया पर जब फ्रांसीसी अधिपत्य कर लिया जाता है तो उसका विरोध किया जाता है और फैज़ल को संयुक्त सीरिया का राजा भी घोषित कर दिया जाता है। परंतु फ्रांस जो होता है वो सीरिया तथा लेबनान पर अपने दावे को छोड़ने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होता है और 24 अप्रैल 1920 ईस्वी को सैन रेमो का एक सम्मेलन होता है। तो इस तरह जो फ्रांस था वो सीरिया और लेबनान पर अपने दावे को छोड़ना नहीं चाह रहा था और 24 अप्रैल 1920 ईस्वी को क्या होता है कि एक सैन रेमो का एक सम्मेलन होता है और इस सम्मेलन ने सीरिया और लेबनान पर फ्रांसीसी
संरक्षण की स्थापना का निर्णय ले लिया होता है। तो इस तरह फ्रांसीसी जो होते हैं उनका दावा हो जाता है सीरिया और लेबनान पर, ठीक है, और लेबनान पर फ्रांसीसी संरक्षण कायम हो जाती है। और इस निर्णय के विरुद्ध क्या होता है कि सीरिया जो होती है इसका विद्रोह करती है और इसका लाभ उठाकर फ्रांसीसियों ने सीरिया पर आक्रमण कर दिया। तो जिस तरह जो सीरिया के लोग होते हैं वो इसका विद्रोह करते हैं और इसका लाभ उठाकर जो फ्रांसीसी रहते हैं उन्होंने सीरिया पर आक्रमण कर दिया और फ्रांसीसी सेनापति ऑरिगुरो को वहाँ पर 14 जुलाई 1920 को फैजल को चेतावनी देते हुए सीरिया पर उसने कब्जा कर लिया। तो इस तरह जो फ्रांसीसी सेनापति थे जिनका नाम था ऑरिगुरो, उन्होंने क्या किया कि 14 जुलाई 1920 ईस्वी को फैजल को वहाँ जो शासक था फैजल, जो ब्रिटेन द्वारा भेजा गया था, उसे चेतावनी देते हुए सीरिया पर जो फ्रांसीसी के जो सेनापति होते हैं और फ्रांसीसी के जितने भी दल होते हैं वो वहाँ पर जाकर कब्जा कर लेते हैं और इसके साथ ही सीरिया पर फैजल के शासन का अंत हो जाता है और सीरिया फ्रांस के अधीन हो जाता है। और 1923 ईस्वी में राष्ट्रसंघ, तो 1923 ईस्वी में क्या होता है कि जो सीरिया होता है, जो 1923 ईस्वी में जो राष्ट्रसंघ होता है उसमें सीरिया तथा लेबनान पर फ्रांसीसी संरक्षण का अनुमोदन कर दिया, मतलब इसे इसकी स्वीकृति दे दी कि हाँ जो फ्रांसीसी संरक्षण है वो सीरिया तथा लेबनान में लागू हो सकता है। 1920 से 1936 तक सीरिया में फ्रांसीसियों को औपनिवेशिक अभिलाषा और अरबों को राष्ट्रीय अभिलाषा के बीच निरंतर संघर्ष होते रहते हैं। तो इस तरह 1920 से 1936 का जो पीरियड रहता है उसमें सीरिया से फ्रांसीसियों का एक बहुत ही विद्रोह होते रहता है और अरबों को राष्ट्रीय अभिलाषा के बीच निरंतर संघर्ष होते रहते हैं, दोनों के बीच, फ्रांसीसी और सीरिया के बीच। अब सीरिया का किस तरह फ्रांसीसियों ने सीरिया पर अपना कार्यान्वित मतलब अपने कार्य को करना शुरू किया और आगे हम देखेंगे कि किस तरह सीरिया उसका विद्रोह करती है, उसका विरोध करती है, ठीक है। तो 1920 से 1926 ईस्वी तक सीरिया में सैनिक अफसरों को हाई कमिश्नर के पद पर नियुक्त किया जाता है। तो सीरिया में जो सैनिक अफसर होते हैं उनको हाई कमिश्नर के पद पर नियुक्त कर दिया जाता है और इस काल के जो 3 हाई कमिश्नर थे वो थे गुरौद, विजेंट तथा सरायल सेना के अफसर थे। तो इन तीनों को वहाँ पर नियुक्त किया जाता है एज अ हाई कमिश्नर, ठीक है। और सैनिक कानून लागू रखा, तो सैनिक कानून भी लागू रखा जाता है और राष्ट्रीयता की भावनाओं को कुचल कर वहाँ पे रख दिया जाता है। जिस तरह राष्ट्रीयता की भावना सीरिया में बढ़ रही थी उसे भी कुचल दिया जाता है और इस काल के शासन के सभी भागों को फ्रेंच अधिकारियों ने अपने पंजे में कर लिया। तो इस तरह जितने भी फ्रेंच अधिकारी थे वो सीरिया के कोने कोने में जाकर वहाँ के सभी भागों पर अपना शासन स्थापित कर लेते हैं और प्रेस एवं प्रचार के साधनों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लेते हैं। तो जो प्रेस थी, जो प्रचार किया जाता था, उस पर भी फ्रांसीसियों का ही नियंत्रण स्थापित हो जाता है और राष्ट्रीयता अथवा सीरिया की एकता संबंधी सभी संगठनों को अवैध घोषित कर दिया जाता है। तो जिस तरह राष्ट्रीयता को बढ़ावा देने के लिए जितने भी संगठन थे सीरिया में, जो एकता संबंधी जितने भी संगठन थे, उन सभी संगठनों को अवैध घोषित कर दिया जाता है और इस समय सीरिया की मुद्रा पद्धति पे भी आमूल परिवर्तन किया जाता है। जो सीरिया की जो मुद्रा पद्धति कई सालों से चली आ रही थी उस पर भी जो फ्रांसीसी होते हैं वो भी परिवर्तन लाते हैं और एक नई लेबनान सीरिया मुद्रा चालू की जाती है। तो इस तरह लेबनान सीरिया मुद्रा चालू की जाती है और जो मुद्रा की जो पद्धति चली आ रही थी उसे समाप्त कर दिया जाता है और फ्रेंच मुद्रा, जो फ्रैंक था, जो एक फ्रेंच मुद्रा था, उसे आबाद कर दिया जाता है और जो वर्षों से चली आ रही जो मुद्रा की जो पद्धति थी उसे समाप्त करके फ्रैंक, जो फ्रेंच मुद्रा थी, उसे वहाँ पर आबाद कर दिया जाता है और इसके संचालन की जिम्मेवारी किसे
दी जाती है, एक फ्रेंच बैंक को दी जाती है, ठीक है। और फ्रेंच नागरिकों एवं व्यापारियों को प्राथमिकता भी वहाँ पर दी जाती है। तो फ्रेंच नागरिक जितने भी थे सीरिया में, जितने भी व्यापारी थे सीरिया में फ्रेंच के, उन लोगों को ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है। और इसका परिणाम क्या होता है कि सीरिया का व्यवसाय जो होता है वो शुद्ध हो जाता है, क्योंकि सीरिया को वो प्राथमिकता नहीं मिलती है, फ्रेंच के नागरिकों को और व्यवसाय को वो प्राथमिकता मिलती है। इस तरह से क्या होता है कि सीरिया का जो व्यवसाय होता है वो शुद्ध हो जाता है। न्यायालय तथा संस्थाओं पर फ्रेंच भाषा की अनिवार्यता कर दी जाती है। और जितने भी न्यायालय रहते हैं, जितने भी शिक्षण संस्थाएं होती है, वहाँ पर क्या होता है कि फ्रेंच भाषा को अनिवार्य कर दिया जाता है और इस काल में अधिकांश प्रशासनिक शिक्षा के लिए स्थापित किया जाता है। तो इस तरह जो फ्रांसीसी के लोग थे वो वहाँ पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लेते थे। उन्होंने न्यायालय और संस्थाओं पर भी अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। उन्होंने मुद्रा पद्धति पे भी अपना जो नियंत्रण था उसे स्थापित कर लिया और व्यापारियों पे भी उसने नियंत्रण स्थापित कर लिया। और फ्रांस के उपनिवेशों सा व्यवहार किया। तो फ्रांस के उपनिवेशों सा व्यवहार तथा परिणाम यह हुआ, जिस तरह फ्रांस जो था वो ऐसा व्यवहार कर रहा था सीरिया के साथ, तो इसका परिणाम क्या होता है कि असंतोष के कारण जनरल सरायल के शासनकाल में जुलाई 1925 ईस्वी में विस्फोट होता है, विरोध होता है काफ़ी। 1925 ईस्वी से ये प्रारंभ हो जाता है। अब हम देखेंगे कि विद्रोह और उसके परिणाम आखिर थे क्या, ठीक है। तो विद्रोह का जो आरंभ होता है वो जबल अल ब्रूज में हुआ और एंड्रूस कबीलों के सरदारों ने फ्रेंच व्यवहार से तंग आकर 1925 ईस्वी में फ्रेंच दफ्तरों में आक्रमण कर दिया। तो इस तरह लोग अब ऊब चुके थे फ्रांसीसी लोगों से और उनके नियंत्रण से, तो वो ऊब जाते हैं। और सबसे पहले जो विद्रोह आरंभ हुआ था वो हुआ था जबल अल ब्रूज में, ठीक है, और एंड्रूस कबीलों के सरदारों द्वारा, ठीक है। और फ्रेंच व्यवहार से वो तंग आ जाते हैं, इसलिए क्या होता है कि 1925 ईस्वी में फ्रेंच दफ्तरों में वो आक्रमण कर देते हैं। और इसका नारा क्या होता है, एकता और स्वतंत्रता, इसका नारा रखा जाता है कि हमें अपने देश में एकता और स्वतंत्रता और राष्ट्रीयता की भावना को बढ़ाना है और हम इस नियंत्रण को बिल्कुल भी नहीं सहेंगे। तो इस विद्रोह के प्रमुख नेता होते हैं डॉक्टर शाह बंदर, फारिस बेयल खुरी एव सुल्तान अल अतरस के परिवार के थे। तो ये सब जो सारे प्रमुख नेता थे, डॉक्टर शाह बंदर, फारिस बेयल खुरी एव सुल्तान अल अतरस, वो परिवार से बिलोंग करते थे, ठीक है। और लेबनान में फ्रेंच फ़ौज को बढ़ा दिया जाता है। तो लेबनान में क्या किया जाता है कि जो फ्रांस का एक हिस्सा है लेबनान, ठीक है, उसमें वहाँ पर भी फ्रेंच फ़ौज को बढ़ा दिया जाता है और आर्मेनियन एवं सरकाशियन जातियों को शस्त्र देकर विद्रोहियों से भिड़ा दिया जाता है। तो जहाँ लेबनान पे फ्रेंच फ़ौज को बढ़ा दिया जाता है, उसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि जो आर्मेनियन एवं सरकाशियन जो जातियाँ वहाँ पर थी वो उन्हें शस्त्र देकर विद्रोहियों से भिड़ा देती है। और 1925 ईस्वी में दमिश्क पर कब्जा कर लिया गया और गोलीबारी कर दी जाती है। और इस तरह जनरल सरायल इतना अलोकप्रिय हो गया कि उसे वापस फ्रांस बुला लिया जाता है, ठीक है। और उसका स्थान कौन लेता है, हेनरी डी जुवेनेल, वो वहाँ पर जनरल का वहाँ पे अपना वो स्थान ले लेते हैं, क्योंकि जो जनरल सरायल था वो अलोकप्रिय हो जाता है क्योंकि विद्रोह के वजह से, क्योंकि वो विद्रोह को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था इस तरह से, इसीलिए वो उसे निष्कासित कर दिया जाता है और उसके बदले पे हेनरी डी जुवेनेल को वहाँ पर स्थापित कर दिया जाता है और उसे भी सीरिया में शांति स्थापना में सफलता नहीं मिलती है। तो इस तरह इसे भी सफलता नहीं मिलती है कि वो सीरिया पर शांति स्थापित कर सके। और 1926 ईस्वी में एक सैनिक अधिकारी एम पोसेंट
को सीरिया का एक नया हाई कमिश्नर नियुक्त करके भेजा जाता है और वह विद्रोह को दबाने में सफल हो जाता है। तो इस तरह तमाम कोशिशों के बाद भी वो जो सीरिया का जो विद्रोह था वो शांत नहीं हो पा रहा था। इसके वजह से 1926 ईस्वी में क्या होता है कि एक सैनिक अधिकारी एम पोसेंट को सीरिया का नया हाई कमिश्नर नियुक्त कर दिया जाता है और वह विद्रोह को दबाने में सफल हो जाता है। ठीक है। और फ्रांस सरकार ने 1926 ईस्वी में लेबनान में एक रिपब्लिक सरकार स्थापित कर दी। तो इस तरह जो फ्रांस सरकार होती है वो 1926 ईस्वी में लेबनान में क्या करता है कि एक रिपब्लिक सरकार की स्थापना करता है और सीरिया के नेताओं को कहा गया कि वे एक ऐसा संविधान बनाएं जो सभी दलों को स्वीकार हो। तो इस तरह लेबनान में एक रिपब्लिक सरकार की स्थापना कर दी जाती है 1926 ईस्वी में और सीरिया के जो नेता होते हैं उन्हें भी कहा जाता है कि वो एक ऐसा संविधान बनाए जो सभी दलों को स्वीकार हो। और अप्रैल 1928 में एक निर्वाचित संविधान निर्माण करने वाली सभा भी बनाई जाती है। तो हम इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे और मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसका नेक्स्ट पार्ट बताऊंगी। ठीक है, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए क्योंकि मैं इतना हार्ड वर्क कर रही हूँ। तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू।